नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति अजीबोगरीब दिशा में जा रही है। मुख्यमंत्री चुप्पी साध चुके हैं। भूजा पार्टी के अक्सर साथ दिखने वाली जो तिकड़ी थी, उस तिकड़ी के लोग साथ में दिख नहीं रहे हैं और उसी तिकड़ी के एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता के साथ मिलकर फोटो खिंचवा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, नीतीश कुमार उन्हें बहुत पसंद नहीं करते। तो चल क्या रहा है बिहार में, और इन सब खेल के बीच क्या बिहार में दलित महादलित के बीच आरक्षण का बंटवारा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया। बिहार सरकार के पास डेटा उपलब्ध हो गया। तेजस्वी यादव मौन के बीच एक दिन तो नीतीश कुमार की से कहते हैं कि वो गठबंधन छोड़कर चले आइए, छोड़ दीजिए एनडीए को, सरकार गिरा दीजिए। वहीं दूसरे दिन जब अल्पसंख्यक सम्मेलन में जाते हैं, तो अल्पसंख्यक सम्मेलन में जाकर के जैसे कि आज उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से उन्हें धोखा मिला है। हालांकि तब भी वो बात बहुत ही करीने से, बहुत माइल्ड तरीके से कहते हैं। जहां आलोचना करना मजबूरी हो जाए, वहां सांकेतिक आलोचना करके निकल जाते हैं। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस तरह से फंसी हुई क्यों दिखाई दे रही है? इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने देखा होगा, अशोक चौधरी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है कि अमित शाह के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। अशोक चौधरी को भूजा पार्टी का सदस्य माना जाता है। अशोक चौधरी के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ उनकी बेटी नीतीश कुमार की राजनीति में सब दुर्दशा करा चुके चिराग पासवान की पार्टी से जाकर के लोकसभा चुनाव लड़ गई थी, और अब वो अमित शाह से भी मिल रहे हैं। क्या नीतीश कुमार इस बात को लेकर सहज हो सकते हैं? भूपेंद्र यादव और आरसीपी सिंह की दोस्ती उन्हें रास नहीं आई थी, तो अमित शाह और अशोक चौधरी की दोस्ती क्या उन्हें रास आएगी? आप म्यूट हैं। अभिषेक जी, अशोक चौधरी अति महत्वाकांक्षी नेता हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और दर्शक, हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं वो भी जानते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस चिराग पासवान से नीतीश कुमार के संबंध कभी मधुर नहीं रहे हैं, उनके पार्टी से उनकी पुत्री चुनाव लड़ती है। तब जब उनके सामने में महसा हजारी के पुत्र होते हैं, और महसा हजारी और अशोक चौधरी दोनों नीतीश कुमार के कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री हैं, दोनों नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोगों में से रहे हैं। खासकर महसा हजारी तो उन लोगों में से हैं, शायद ही कभी नीतीश कुमार के साथ उन्होंने गद्दारी किया हो, या मतलब पार्टी से बगावत किया हो, या सब। कल जो डेवलपमेंट हुआ है, अशोक चौधरी अपनी पुत्री जो सांसद है शांभवी चौधरी, दामाद और अपनी पत्नी के साथ कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात उन्होंने किया है। और आज जैसा आप बता रहे हैं कि उन्होंने देश के गृह मंत्री और भाजपा के तथाकथित जो चाणक्य हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और आपने बिल्कुल सही कहा, चाणक्य का मतलब दिल्ली दरबार के जो चाणक्य हैं, उनका पाटलिपुत्रा के चाणक्य से संबंध बेहतर नहीं है। दोनों चाणक्य हैं अपने आप में। एक पाटलिपुत्रा धरती के चाणक्य हैं, और चाणक्य इसी पाटलिपुत्रा के धरती के थे। तो नीतीश कुमार भी राजनीति के बड़े एक चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको भी राजनीति का चाणक्य माना जाता है। दूसरी तरफ अमित शाह, तो दो चाणक्यों के बीच में 36 का आंकड़ा है, और 36 के आंकड़ा है, और उसमें भी भूजा पार्टी का कोई सदस्य अमित शाह से मुलाकात करता है, तो उसके कई संकेत हो सकते हैं, और बिटवीन द लाइंस रीड करने की जरूरत है। लेकिन इसको कटसी मीटिंग भी कर सकते हैं, और दिल्ली में होंगे, उन्होंने गृह मंत्री से समय मांगा होगा, मुलाकात हो गई होगी। तो राजनीति में लेकिन ऐसे ही मुलाकात नहीं होती है, कुछ न कुछ बिटवीन द लाइंस स्टोरी होती है, इनसाइड स्टोरी होती है। वो हम लोगों की जिम्मेवारी है कि उस डेवलपमेंट के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन एक बात तो है कि अशोक चौधरी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अशोक चौधरी क्या गुल खिलाते हैं। क्या अमित शाह से जो उन्होंने मुलाकात की है उसके पीछे की कुछ और खेल है?
देखिए और नीतीश कुमार के बारे में ऋषि जी जी। नीतीश कुमार के बारे में एक चीज बता दें। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि कुछ लोग उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। उनकी पार्टी के लोगों ने 2022-23 में सार्वजनिक तौर पर बयान दिया बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहती है, और तब आरसीपी सिंह पर आरोप लगते थे। आरसीपी सिंह को कहा जाता था कि वो भाजपा के करीब है। एक लाइन और मैं जोड़ दूं इसमें, नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि प्रशांत किशोर को मैंने अमित शाह के कहने पे ज्वाइन कराया था। अब अमित शाह के कहने पर जिसे ज्वाइन कराया उसको पार्टी से कैसे बेआबरू होकर कूचे से निकाला गया, वो भी आपने देखा कि अब बिहार में वो पैदल गांवे गांवे घूम रहे हैं। अब स्थिति ये है कि अब तीसरा नंबर अशोक चौधरी का तो नहीं है, अब तो पार्टी कार्यालय में बैठने लगे विजय चौधरी भूजा पार्टी में। अब 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि पहली बार नीतीश कुमार के साथ भूजा पार्टी की जो तिकड़ी में से कम एक सदस्य, कई बार तो 2 या तीनों दिखते थे साथ में, संजय झा, अशोक चौधरी और विजय चौधरी, इन तीनों के बिना नीतीश कुमार पिछले 1 महीने से दिख रहे हैं। ये हालांकि कुछ दिन पहले मनीष वर्मा के साथ नीतीश कुमार अशोक चौधरी के घर पे गए थे। नई एंट्री है, भूजा पार्टी बदल रही है। भूजा पार्टी में अब पुराने लोगों की जगह नई एंट्री हो रही है। तो मनीष वर्मा के साथ नीतीश कुमार अशोक चौधरी के घर पे गए थे, कोई पूजा पाठ का फंक्शन था। ये करीब घर जाना, सार्वजनिक रूप से दिखना। घर तो कोई व्यक्ति लालू यादव के भी जा सकता है, घर तो कोई व्यक्ति राहुल गांधी के भी जा सकता है, निजी संबंध होते हैं सबके। लेकिन एक बात तो ये बिल्कुल है कि जो संबंध पहले जो अशोक चौधरी का नीतीश कुमार के साथ था, वो इन दिनों देखने को नहीं मिल रहा है। गाय बगाए कभी कभी नीतीश कुमार तो अकेले भी निकल जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नवादा में नीतीश कुमार का प्रोग्राम था और भूजा पार्टी के कोई भी सदस्य उनके साथ उस समय नहीं कल भी नहीं थे। कल गंगा तट पर जो कर रहे थे निगरानी, कल भी नहीं थे। जी जी, ये तो देखना होगा आने वाले दिनों में। नहीं ऋषि जी, मेरा सीधा सवाल है मेरा। भूजा पार्टी के तीनों सदस्यों जिनका मैंने नाम लिया, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, तीनों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू के रिश्तों का हिमायती माना जाता है। और तीनों से नीतीश कुमार का दूरी बना लेना, तीनों के साथ दिखना बंद कर देना और चुप्पी साध लेना, और इस चुप्पी के बीच में तेजस्वी यादव के करीबी अमित कात्याल, जिनको करीबी माना जाता है लालू यादव, तेजस्वी यादव का, अमित कात्याल जिनके ऊपर लैंड फॉर जॉब मामले में भी पूछताछ हो रही है, उस अमित कात्याल की 113 करोड़ की संपत्ति का ईडी के द्वारा अटैच कर लिया जाना क्या इशारा करता है? देखिए, अब राजनीति में एक तरफ भूजा पार्टी से दूरी और तीसरी तरफ अमित कात्याल पर, तेजस्वी के करीबी पर शिकंजा। ये बीजेपी की घबराहट है या अंदर खाने कुछ बड़ा हो रहा है? देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। आज ही विश्व सूत्री कार्यक्रम के जो तमाम अपॉइंटमेंट थे उसको नीतीश कुमार ने हरी झंडी दे दी है। तो कभी ऐसा लगता है कि भाई अशोक चौधरी अमित शाह से मिल गए। आपने 20 सूत्री की बात की, 19 अक्टूबर 2023 को भी नीतीश कुमार ने 20 सूत्री की हरी झंडी दी थी, और 3 महीने के बाद क्या हुआ था? देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूं। मैं आपके हर जो आपने जो डेवलपमेंट बता रहे हैं, मैं उसको जोड़ के देख रहा हूं कि राजनीति में कब क्या हो जाए एक कहा नहीं जा सकता है। जो आज दिख रहे हैं कल अलग हो जाए, जो आज अलग है कल उनके साथ उनका गठबंधन हो जाए। तो राजनीति में कब क्या हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता है। और जैसे आप यदि सवाल करेंगे SC/ST को लेकर, तो मैं बताऊंगा कि इस पे जेडीयू का एक अलग सा स्टैंड आया है। तो ये कहीं ना कहीं मतांतर तो है ही। अब झारखंड में देखिए सरयू राय को जिस प्रकार से ये पुशअप दे रहे हैं, तमाम ऐसे डेवलपमेंट हैं। यदि आप सवाल आगे करेंगे तो मैं बताऊंगा। जी ऋषि जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। सरयू राय, मनीष वर्मा, विजेंद्र प्रसाद यादव, ये इन सब को माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों के हिमायती नहीं है। ये सभी जानते हैं। नीतीश कुमार के करीबियों की जो नई भूजा पार्टी आकार ले रही है, कहा जा रहा है इस भूजा पार्टी में ये नई एंट्री होने वाली है। सरयू राय संसद में जाएंगे तो रोज बरोज तंग करेंगे भाजपा को, एक से एक गड़े मुर्दे उखाड़ कर लाएंगे झारखंड में पिछली भाजपा सरकार के कार्यकलाप की। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्यों इस तरह की बातें हो रही है। जब पिछली बार नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ छोड़कर राजद के साथ जा रहे थे,
तो 2-3 महीने पहले से राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर था कि जा रहे हैं। इसमें तो किसी को डाउट नहीं था कि जा रहे हैं। कब जा रहे हैं वो ऋषि मिश्रा के सिवा शायद ही किसी को पता था कि कब जा रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी ने तो खैर तारीख ही बता दी थी ट्वीट कर। लेकिन सवाल जा रहे हैं ये तो क्लियर था। कोई कहता था कि 23 में जाएंगे, 22 में चले जाएंगे, इस पर लोगों को दिक्कत थी। लेकिन आज की तारीख में कहीं ऐसा तो नहीं ऋषि जी की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मोडस ऑपरेंडी बदल दी हो कि बीच बीच में एक दूसरे को थोड़ा बहुत आलोचना कर दिया करो ताकि भाजपा वाले निश्चिंत रहे, पिछली बार की तरह धोखा न हो जाए कि मंत्री जी दिल्ली गए, मंत्री बन के अब वापस लौटे भूतपूर्व मंत्री बन के। तो ये खेल ना हो कि पिछली बार जो पहले से था कि जा रहे हैं। आप देखिए, आप सुन लीजिए, आप सुनिए। आप नीतीश कुमार इतने चालाक व्यक्ति हैं, चतुर राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं कि जब बीजेपी जेडीयू के संबंध विच्छेद हुए थे पिछले बार, तो शाहनवाज हुसैन से एक दिन पहले पूछा गया कि ऐसी खबर चल रही है बिहार में, तो उन्होंने बुरी ईमानदारी से कहा इसकी कोई जानकारी नहीं है, नीतीश कुमार हमारे साथ हैं और सरकार अपनी कार्यकाल को पूरा करेगी। अक्कल होके ये खबर आ गया और उससे पहले हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। जब ये शाहनवाज हुसैन से पूछा जा रहा था, शायद 7 या 8 तारीख को पूछा जा रहा था, हम लोगों ने 4-5 तारीख को ही ब्रेक कर दिया था खबर। कोई भी व्यक्ति आज भी जाके ट्विटर हैंडल पे मैं 7-4-5 को डाला था, ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे। तो ये नीतीश कुमार एक चतुर खिलाड़ी हैं। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार ने 2-3 ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, उसको अब बताना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहे थे राज्यसभा के जो सीट खाली हुए हैं। एक तो बीजेपी पे दबाव बना के, सम्राट चौधरी पे दबाव बना के कि भाई आपने प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज से दिया तो, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज को एक फोल्ड में बांधने में असफल रहे। दूसरी तरफ ये मैसेज कुशवाहा समाज में गया है कि बीजेपी के ही किसी नेता के साथ पे पवन सिंह खड़ा होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को हराया जाता है, जिससे कुशवाहा समाज में नाराजगी है। तो इन तमाम चीजों को आगे कर नीतीश कुमार ने बीजेपी पार्टी हाईकमान पे दबाव बनाया कि आप अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेंगे और दूसरी सीट पे जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, वो भी नीतीश कुमार के पसंद के उम्मीदवार होंगे। तो एक तीर से एक तो उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिए, जो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कैडर नहीं है, न कार्यकर्ता है, न पार्टी ऑफिशियल है। दूसरी तरफ जेडीयू के सिंबल पे अपने किसी पसंद के व्यक्ति को राज्यसभा भेज देना। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो प्रॉमिस किया गया था कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा, उस पे अब इफ एंड बट होती हुई दिख रही है। अब कंफर्म उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं है और नीतीश कुमार भी ये कंफर्म नहीं है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को ही राज्यसभा भेजेगी। तो सर मत का बीजेपी में खेल चल रहा है। और मैं बताऊं, SC ST वाले कोटा विदिन कोटा का जो मामला आया है, संजय झा दिल्ली से पटना आए हैं आज, तो एयरपोर्ट पे जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने तो बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, जेडीयू का स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 2007 में ही नीतीश कुमार जी यानी बिहार सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित महादलित का व्यवस्था बिहार में कर दिया था। और उन्होंने ये स्वागत किया है कि कोटा विधि ने कोटा जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, 7 जजों के बेंच जजों का जो फैसला है उसका संजय झा ने स्वागत किया है। और कोटा विधि ने कोटा को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? कल SC ST से संबंध रखने वाले सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात किया। प्रधानमंत्री ने ये भरोसा दिलाया है कि कोटा विधि ने कोटा जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसको लागू नहीं किया जाएगा। क्रीमी लेयर को जो ऑब्जर्वेशन है, देखिए कई प्रकार के कंफ्यूजन है मतलब प्रधानमंत्री ने जो कहा है ऋषि जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कोटा विदिन कोटा पर कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्यों को अधिकार दे दिया है कोटा विदिन कोटा में। वो अधिकार तभी पलटेगा जब संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक की तरह एक 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास करने के लिए विधेयक लाया जाएगा। मुंह से कहने से नहीं पलटेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कोटा विदिन कोटा
को रोकने के लिए यदि मतलब आश्वासन दिया, मतलब वो लाएंगे, विधेयक लाएंगे। कब लाएंगे? आप अब लाएंगे, अब अगले सेशन में लाएंगे या जब लाना हो लाएंगे। उन्होंने आश्वासन तो दिया है, हालांकि प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले सत्र खत्म कर दिया कि कहीं इसी में न लाना पड़ जाए। प्रधानमंत्री हालांकि जनता को कई बार आश्वासन देते हैं। अब अपने सांसदों गण को भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोटा का जो निर्णय लिया है उसको हम लागू नहीं होने देंगे, अध्यादेश लाएंगे। कहने का यही अर्थ हुआ ना। दूसरी बात, जो कंफ्यूजन दर्शकों में भी है, कुछ पत्रकारों में भी है कि माननीय कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर भी डिसीजन दिया है। ये बता दूं दर्शकों को, क्रीमी लेयर को लेकर कोई डिसीजन नहीं दिया है। माननीय 7 जजों में से एक जज का ये ऑब्जर्वेशन था, जिसको 3 अन्य जजों ने सपोर्ट किया था कि कोटा विद इन कोटा में भी, यानी SC ST में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए जैसे OBC में लागू है। तो ये जजमेंट नहीं है, स्पष्ट करूं, जजमेंट नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है, वो भी एक जज का, जिसको 3 अन्य जजों ने सपोर्ट किया। तो ये प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री फिर ये कैसे कहते हैं कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे? भैया जजमेंट ही नहीं आया तो लागू कैसे होने देंगे आप? प्रधानमंत्री ऐसे भी उन सब चीजों का क्रेडिट लेते हैं जहां उनका कोई क्रेडिट नहीं होता है। तो ये पत्रकारों में भी भ्रम है, नेताओं में भी भ्रम है, लोगों में भी भ्रम है। क्रीमी लेयर, भैया क्रीमी लेयर को लेकर एक माननीय एक जज का ऑब्जर्वेशन था कि SC ST कोटा में भी क्रीमी लेयर, OBC वर्ग में जैसे क्रीमी लेयर का प्रावधान है, वैसे SC ST कोटा में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए, जिसको माननीय 3 अन्य जजों ने सपोर्ट किया कि भाई हम आपके बात से सहमत हैं। कोई जजमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, ये क्लियर करो। जी ऋषि जी, राजनीति तो हो रही है अपने फुल स्विंग पर। बहुत सारी बात आप खुल करके बताते नहीं है दर्शकों को। खुलकर बताने में रिस्क भी होता है, क्योंकि दर्शक कहते हैं आप बोले थे ये नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अरे भाई, हम लोग किसी पार्टी के नेता तो है नहीं। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। देखिए अभिषेक जी, दर्शकों को थोड़ा मैं बता दूं, सम्मानित दर्शकों को बता दूं, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। ठीक 2020 मैच की तरह है कि 2 ओवर पहले कुछ और पोजीशन होती है, 2 ओवर के बाद, यानी 1 ओवर 2 ओवर छोड़ दिए, 1 ओवर के बाद कुछ और पोजीशन हो जाती है। तो आज की जो राजनीति है बिल्कुल 2020 मैच की तरह है। कोई आदमी आज जो कह रहा जरूरी नहीं है कल हो ही जाए। कब परिस्थिति क्या बन जाए, क्या संभावना बन जाए, क्या इक्वेशन बन जाए, कोई भी पत्रकार दम सीना ठोक के नहीं कह सकता। हाँ, जो डेवलपमेंट होते हैं उसके आधार पे हम लोग का ऑब्जर्वेशन होता है कि ये हुआ है, ये हो सकता है। जी ऋषि जी, 2-3 बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही है। नीतीश कुमार तो चुप हो गए हैं असेंबली सेशन के बाद, आजकल कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जैसे पहले एक लाइन की बाइट दे देते थे ना, जैसे 28 जनवरी को बिहार में पाला बदल हुआ, 22 या 23 तारीख को, 22 को तो अयोध्या का कार्यक्रम था, 23 तारीख को शायद पटना में पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछ लिया कि सुने कि आप भाजपा के साथ जाने वाले हैं, तो क्या बोले थे? सब फालतू का बात है। कौन कहता है? याद है ना एक लाइन में, सब फालतू का बात है। अब सवाल उठता है, भाई अलग बात है कि फालतू का बात कहने के बावजूद नीतीश कुमार ने विपक्ष परिवर्तन करा दिया था बिहार में। अब सवाल ये उठता है, अब वो फालतू की बात कहने के लिए भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह स्वस्थ है। देखिए जाकर के वो गंगा नदी के किनारे एक एक चीज का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कैसे जलस्तर बढ़ रहा है, कैसे लोगों को दिक्कतें हो सकती है। आपने देखा होगा वो फोटो वीडियो सब, वो हर जगह जा रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन बोलना बंद कर दिया है, एकदम से बंद कर दिया है बोलना। उधर लालू यादव ने भी बोलना बंद कर दिया है, तेजस्वी यादव ने भी आप कहें 95% बोलना बंद कर दिया, और तो असेंबली से ही गायब रहे। अब सवाल है, इतने सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, और जो नहीं बोलते थे उनको बोलने के लिए पार्टी कार्यालय भेजा जा रहा है कि आप जाइए, आपका यही काम है। जैसे पहले अरविंद निषाद जो काम शक्ति सिंह यादव राजद में करते हैं, या अरविंद निषाद और निखिल मंडल जैसे लोग जदयू में करते हैं, अब उस काम के लिए विजय चौधरी को भेज दिया गया है कि जाइए, अब आपका डिमोशन कर दिया गया है, अब कार्यालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए। ये काम उनको दे दिया गया है डिमोशन करके। क्या लगता है इस डिमोशन के, इस पॉलिटिकल डिमोशन के पीछे का मकसद क्या है, और मुझे लगता है के पीछे क्या निहितार्थ है?
देखिए खिचड़ी पक इनसाइड रही स्टोरी, है या खिचड़ी में मूंग दाल वगैरह पापड़ वगैरह भी डाला जा रहा है धुलने के लिए? मैं फिर कहता हूं राजनीतिक संभावनाओं को खेल है। आज ही तेजस्वी यादव ने जो स्पीच दिया है, यदि आप देखेंगे थोड़ी बहुत देर पहले उन्होंने सांकेतिक हमला नीतीश कुमार पर, खुल के नहीं, बहुत सांकेतिक। और हमला 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 उन्होंने तो किया है, सांकेतिक हमला, लेकिन उनके जो हाव भाव थे उसको आप रीड कीजिए, इमोशनल हो गए। नीतीश कुमार का नाम लेते लेते वो इमोशनल हो गए। और आप, कोई व्यक्ति इमोशनल किसके लिए होता है? तो राजनीति में बॉडी लैंग्वेज, जो हमारे जो नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे भी रीड करने की जरूरत है। और जो परिस्थितियां बन रही है, खासकर जो नीतीश कुमार का 4-5 जो एजेंडा है, वो वर्तमान गठबंधन में रहते हुए लागू होते हुए नहीं दिख रहा है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही आपसे कहा, कोटा विदिन कोटा को लेकर जेडीयू का अलग स्टैंड है, रिजर्वेशन की जो सीमा बढ़ाई गई उसको लेकर अलग स्टैंड है, उस पर बीजेपी कुछ ये कह नहीं रही है। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी का कुछ और स्टैंड है, इनका कुछ और स्टैंड है। तो कई ऐसे जो इनके जो नीतीश कुमार के जो सोच हैं और जो बीजेपी का जो एक सोच है, दोनों में अंतर तो साफ दिख रहा है अभिषेक जी। जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या संबंध इतने खराब हो गए हैं, गठबंधन में जो बंधन है क्या इतना कमजोर हो गया है कि फिर से नीतीश कुमार अपने जो विपक्ष, आपके भाषा में कहें, विपक्ष का अदला बदली कराना चाहते हैं? तो ये आने वाले दिनों में देखना होगा। और राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई जो संबंध होते हैं वो पक्के नहीं होते हैं कि नहीं आज जो ये संबंध हो गया तो टूटेंगे नहीं, और संबंध बनते हैं ये राजनीति में टूटने के लिए। तो ये बात समझने की जरूरत है अभिषेक जी। और नीतीश कुमार के लिए एक बात कह दूं कि देखिए, वही लोग ये अफवाह फैलाते हैं या इस स्टोरी में विश्वास करते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। नीतीश कुमार तो मानसिक रूप से इतने स्वस्थ हैं, नीतीश कुमार मानसिक रूप से इतने स्वस्थ हैं, राजनीति के उम्र के इस पड़ाव में भी बीजेपी को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अगला स्टेप नीतीश कुमार का क्या होगा। और खासकर एक बात मैं बता दूं, SC ST मतलब में कोटा विदिन कोटा को लेकर सिर्फ नीतीश कुमार का ही स्टैंड अलग है, ऐसा नहीं है। टीडीपी का भी स्टैंड अलग है, तमाम जो गठबंधन दल है उनका स्टैंड अलग है। यदि महाराष्ट्र में जो एक पिछले दलित समाज से आने वाले नेता हैं उनको और चिराग पासवान को छोड़ दें, तो बाकी जो सहयोगी जो दल है उनका ये कोटा विदिन कोटा को लेकर जो स्टैंड है बिल्कुल बीजेपी से अलग है। क्योंकि आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगा, कौन कहाँ रहेगा, ये कहना मुश्किल है। और ये बात जो कांग्रेस कहती है कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, आप देखिए ना, आप देखिए एक बात, वक्फ बोर्ड वाले मामले में नीतीश कुमार के प्रेशर के कारण ही वक्फ बोर्ड वाले मामले को जेपीसी में भेजा गया है। चंद्रबाबू नायडू के नीतीश कुमार ने और अपना विरोध जताया है कि ये क्या तरीका है गठबंधन सरकार चलाने का, जो जानकारी हम लोग तक आई है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, तमाम जो इनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं, जिनका सामाजिक आधार माइनॉरिटी वोटों के आधार पे भी है, उन्होंने विरोध जताया। और यही कारण है कि वक्फ बोर्ड वाले मामले को आनंद फानंद में जेपीसी में भेजा गया है, ताकि जेपीसी में जाने के बाद अपने इस कौम को, मुस्लिम कौम को समझाने में कम से कम सफल रहे कि भाई ये तो एक किसी सरकार द्वारा लिया गया। ऋषि जी, कल का ही ऑर्डर है बिहार सरकार का, जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, सब लोग अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा आकर के जमा करें इसमें धार्मिक न्यास परिषद पटना में। ये भी आदेश दिया गया है, कल सारे डीएम को निर्देश दिया गया है कि ब्यौरा लेकर के दीजिए। तो सवाल ये कि उधर अगर गलती हो गई चल रहा है, और रामायण में नहीं देखते थे, इधर से मेघनाथ, इधर से लक्ष्मण, तीर पे तीर चल रहा है, उधर वक्फ बोर्ड, इधर मंदिर। अब लीजिए, इधर तो चुनाव चिन्ह, इनका तो चिन्ह ही तीर है।
दिक्कत यह है कि इनके पास तीर तो है ही, धनुष नहीं है। सवाल यही है ऋषि जी कि एक इसमें अनोखी चीज ये देखने को मिल रही है राजद की तरफ से। ये सारा घटनाक्रम तो आपने बता दिया कि नीतीश कुमार और बीजेपी में डाल डाल और पात पात वाली चीज चल रही है, ये तो कहीं छिपी हुई नहीं। लेकिन दूसरी चीज आप देखिए कि सुनील सिंह का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। आप देखिए महुआ मोइत्रा का हुआ तो ऐसा लगा कि पूरा विपक्ष आसमान सर पर उठा लिया। राहुल गांधी का हुआ तो लगा पूरा विपक्ष आसमान सर पर उठा लिया। सुनील सिंह का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो राजद की तरफ से एक प्रतीकात्मक विरोध राबड़ी देवी ने दर्ज करा दिया, चुप्पी साध ली। अब इसके कई लोग कई मतलब निकाल रहे हैं। एक मतलब ये निकल रहा है कि सुनील सिंह ने छपरा के इलेक्शन में कथित तौर पर पूरे मन से रोहिणी आचार्य की मदद करने की बजाय अपनी जाति के भाजपा उम्मीदवार के प्रति कथित तौर पर सॉफ्ट हो गए थे। एक ये है जिससे राजद का प्रथम परिवार बहुत खुश नहीं है उनसे। दूसरी बात ये आ रही है कि सुनील सिंह और सुधाकर सिंह को माना जाता था कि राजद जदयू संबंधों के बीच ये लोग रास्ते का कांटा है, तो एक कांटा तो दिल्ली भेज दिए गए। नीतीश कुमार के पास भी जदयू राजद संबंधों के बीच में एक अवरोध थे, संजय झा, उनको भी दिल्ली भेज दिया गया, जाइए आप यहाँ मत रहिए। अब दोनों कांटे दिल्ली चले गए, बचे हुए थे एक सुनील सिंह। एक को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज दिया गया, शक्ति यादव जिसे राजद में करते हैं वैसे जदयू का शक्ति यादव बना करके विजय चौधरी को भेज दिया गया। अब सवाल ये उठा, अशोक चौधरी देखिए यहाँ जगह भूया पार्टी वाले साथ में फोटो नहीं खिंचा रहे हैं तो वो अमित शाह से मिल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सारे कांटे दूर हो गए, सुनील सिंह बचे हुए थे वो भी अब चले गए। अब कौन सा अवरोध है? क्या ये टाइमिंग का इंतजार है या किसी और मुद्दे का कि भाई नीतीश कुमार अब जाएंगे तो बिहार के साथ साथ केंद्र में भी सरकार बदलने के हालात होंगे, नायडू भी जाएंगे। किस मुद्दे पर ये मामला देरी हो रही है ये बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत जानकारी अंदर खाने आप रखते हैं, बताते कुछ नहीं है। अब देखिए, अब ये हो सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग बन गया हो नीतीश कुमार और लालू यादव में, जो उनके घोर विरोधी है उनको साइडलाइन कर दिया गया हो सकता है कि सुधाकर सिंह को दिल्ली भेज दिया गया, भाई ठीक है, उनको सुनील सिंह वाला हाल नहीं किया गया हो। भाई चलिए ठीक है। आप देखिए सुधाकर सिंह मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार से भिड़ जाते थे, निजी तौर पर उनको अपमानित नहीं करते थे, फेसबुक पोस्ट लिखकर जलील नहीं करते थे। पहली बात, निजी तो तौर ये पर देखिए आदर ही देते हैं। लालू और जगदा बाबू का जो संबंध रहा है वो दो जुड़वा भाइयों की तरह उनका जो संबंध है, एक दूसरे पे आंख मूंद के विश्वास करते हैं। जगदा बाबू को लेकर तेजस्वी यादव ने कई बार लालू यादव को प्रेशर बनाया है कि भाई जगदा बाबू के स्थान पर किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। और आज भी कुछ दिन पहले सुबुगार चल रही थी, जगदा बाबू को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लालू यादव ने स्पष्ट कर दिया जब तक तेजस्वी सीएम नहीं बनता है जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। अब समझ जाइए उस व्यक्ति पे लालू यादव का कितना बड़ा विश्वास है। जहां तक सुनील सिंह की बात है, सुनील सिंह एक बात आप जानते हैं, खुद भी वो छपरा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, खुद भी संभावित प्रत्याशियों में उनका नाम था। ये भी चर्चा था कि वो राजद छोड़ के बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो हो सकता है कि यदि जो मिल ही गया था, ईडी का प्रेम पत्र मिल ही गया था। जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है लालू यादव को इस प्रकार का भनक हो, लेकिन जहां तक मैं लालू यादव को जानता हूं कि यदि सुनील सिंह इस प्रकार के खेल में यदि इन्वॉल्व रहे होंगे तो लालू यादव ऐसे नेता नहीं है कि उनको ऐसे मामा के रूप में या ऐसे साला के रूप में वो ज्यादा दिन झेलने वाले नहीं है। यदि इस प्रकार के उनके बेटी और रोहिणी आचार्य कितने लाडली हैं लालू यादव के, ये कहने की जरूरत नहीं है। और रोहिणी आचार्य के सीट पे इस प्रकार का कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे खेल करेगा, वो व्यक्ति कितने दिन तक राजद में नहीं किया। तो जैसा आप चर्चा, तो मैं कह रहा हूं कि ये चर्चा अफवाह हो सकती है। ये बात से मैं सहमत हूं कि सुनील सिंह को पीछे धकेल कर कहेगा ठीक है भैया तुम कुछ दिन शांत रहो, सरकार बनने दो, तुमसे नीतीश कुमार जी को एक अलग प्रकार का रिजर्वेशन है, ये हो सकता है। लेकिन ये मैं नहीं मान सकता हूं कि यदि सुनील सिंह इस प्रकार के खेल में होंगे, रोहिणी आचार्य को हराने वाले खेल में होंगे, तो यदि थोड़ा भी सॉफ्ट हुए होंगे, क्योंकि वहां भोला यादव से लेके सुनील सिंह तमाम ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दिया गया था
जितेंद्र यादव को दिया गया था। जितेंद्र राय यादव जो है मंत्री थे, जब के प्रभारी मंत्री भी थे। जितेंद्र राय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मेहनत करना चाहिए था वो मेहनत उन्होंने वो नहीं की। हो सकता है कि उनकी अगले विधानसभा में टिकट कट जाए, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि लालू परिवार को कोई यदि धोखा देगा तो बहुत दिनों तक वो पार्टी में या परिवार के करीब नहीं रह सकता है। जिस प्रकार के सुनील सिंह के राबड़ी देवी से संबंध है, या सुनील सिंह के राजद परिवार में जो एक वेटेज है, यदि इस प्रकार के खेल में होंगे जैसा चर्चा है, तो कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। साइडलाइन नहीं, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि लालू यादव वो व्यक्ति हैं जो अपने साले को, जब उन्हें लगा कि इन तीनों सालों के कारण उनकी जो राजनीतिक छवि है, जो उनके अपने वफादार हैं, वो भी इन सालों के सालों मतलब गाली नहीं, मतलब साधु सुभाष के बारे में कह रहा हूँ। बनोज साला का रिश्ते में साले हैं। हाँ, रिश्ते में साला, गाली मत समझिएगा भाई दर्शक, मैं गाली नहीं बोलता हूँ। ये साधु सुभाष जो प्रभुनाथ, ये तीनों के पॉलिटिकल आचरण से लालू यादव तंग आ गए थे, और लालू यादव को लगा कि भाई ये लोग रहेंगे तो ज्यादा दिन तक हम राजनीति में नहीं रह पाएंगे, तो तीनों को साइडलाइन कर दिया। रंजन यादव तो नहीं, रंजन यादव दोस्त थे, ये तो साले थे। साले बहुत प्रिय होते हैं। अभी आपकी शादी नहीं हुई है, अब शादी होगी तो पता चलेगा साले का क्या महत्व होता है। तो साले जब लालू यादव ने साले को अलग कर दिया, तो सुनील सिंह कोई बड़े तोप नहीं है जी। लेकिन मैं ये मानता हूं सुनील सिंह इस प्रकार के गतिविधि में नहीं रहे होंगे, लेकिन राजनीति में कुर्बानी देना पड़ता है। राजनीति में कुर्बानी देना पड़ता है। यदि सुनील सिंह को लेकर नीतीश कुमार का ऑब्जर्वेशन है और नीतीश कुमार गठबंधन में आना चाहते हैं या तेजस्वी को लाना चाहते हैं, तो सुनील सिंह को पर्दे के पीछे धकेला जा सकता है, भेजा जा सकता है। सुधाकर सिंह को तो ऑलरेडी भेज दिया गया है, चंद्रशेखर जी को ऐसे ही शांत कर दिया गया है। क्योंकि एक बात करके खत्म कर दूंगा, तेजस्वी के राज तिलक से बड़ा कोई नहीं है। यदि उसके राज तिलक में कोई रोड़ा बनेगा, चाहे सुधाकर हो या सुनील हो या चंद्रशेखर हो, रास्ते दिखा दिए जाएंगे। जी, रास्ते दिखा दिए जाएंगे। ये बताइए, पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी की, हम आखिरी सवाल पर आ गए हैं और उस पर संक्षिप्त जवाब आपसे चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत किशोर जो कह रहे थे 1 महीने पहले से कि देखिएगा पगड़ी भी खुलवा देंगे, और जब खुल गया तो बोले देखे ना हम बोले थे कि खुलवा देंगे। प्रशंसा भी करवाए, पगड़ी भी खुलवाए, सब करा दिए। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की ताजपोशी उन्होंने करा दी जिनका सामुदायिक आधार बहुत बड़ा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वैश्य जनाधार को जाति जनगणना करा के उसको खंड खंड इस ढंग से कर दिए कि वैश्य राजनीति के नाम पर तो सुदामा प्रसाद जीतने लगे। भाजपा का वोटर जाकर के सुदामा प्रसाद को वोट दे रहा था, आपको पता होना चाहिए, जाति के नाम पर। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ताने बाने को बिखेर करके रख दिया नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार में। और जो बचा खुचा ताना बाना था, वो पगड़ी और ताना बाना दोनों सत्ता में साथ में लाकर बिखेर दिया। राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव बहुत ऊपर चढ़ रहे थे, अब इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया कि नीतीश कुमार साथ नहीं आए तो तेजस्वी यादव को सत्ता मिलनी नहीं है। इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए आज की तारीख में बिहार की राजनीति में महागठबंधन, क्योंकि शरद पवार के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि पर्दे के पीछे इस बार कमान उन्होंने संभाली है। ये पक्की जानकारी के तौर पर मैं कह रहा हूं कि कमान शरद पवार ने संभाल ली है बिहार ऑपरेशन की। अब आपको क्या लग रहा है कि बिहार ऑपरेशन को लेकर नीतीश कुमार की चुप्पी और लालू परिवार की चुप्पी, इन दोनों के आगे रास्ता क्या है, और क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से हाथ मलती रह जाएगी? देखिए, एक बात तो आप मानना होगा, दोनों जो खेमा है, चाहे जेडीयू का खेमा हो या लालू परिवार या राजद का खेमा हो, दोनों तरफ से जो काउंटर एक दूसरे पे हो रहे हैं, संभल के हो रहे हैं, संसदीय भाषाओं के दायरे में हो रही है। बिलो द बेल्ट जाके हमला नहीं हो रहा है कि कभी दोस्त बनना पड़े तो शर्मिंदा ना हो। और आज यूट्यूब चैनल के इतिहास में पहली बार बता दूं, खासकर बिहार के दर्शकों को, कि पगड़ी उतरवाने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। शायद ही किसी चैनल पे ये खबर चली हो। जी बताइए। दावे के साथ कह रहा हूँ, दर्शकों के
कि जो इंटरेस्ट है या जो या धैर्य है उसको मैं अब ज्यादा देर नहीं बना कर रखना चाहता हूँ। पगड़ी खुलवाने के पीछे की इनसाइड स्टोरी ये है कि दिल्ली, इनको जो सम्राट चौधरी है उनको दिल्ली बुला के अमित शाह ने डांट लगाई और कहा ये पगड़ी उगड़ी क्या आप बांध रखे हैं, आप खोलिए इसको, हटाइए इसको। और अमित शाह के डांटने के बाद, उनके समझाने के बाद, डांटना कहिए, समझाना कहिए, फटकारना कहिए, जो कहिए, जो एडजेक्टिव को इस्तेमाल करना है कीजिए, अमित शाह के निर्देश के बाद आनंद फानन में इन्होंने निर्णय लिया कि अयोध्या में जाके मुंडन कराएंगे और अपना पगड़ी खोलेंगे जी। इन्होंने इसलिए पगड़ी नहीं खोला कि क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर फिर शपथ ले लिए, जैसा उन्होंने पूर्व में कहा था कि मेरा मकसद तो पूरा हुआ, इस्तीफा दिए फिर से शपथ ले रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है, ये पगड़ी बांधे रहना चाहते थे। नहीं, गर्मी में देखिए माथा में गर्मी भी लगता होगा, इस साल गर्मी बहुत पड़ी है। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से बात किया, क्योंकि पत्रकार जब बराबर इनको घेर लेते थे और इस पे जरूर सवाल करते थे कि पगड़ी कब खुलेगा। तो गठबंधन में नीतीश कुमार का रोल वर्तमान में, तो इससे कहीं ना कहीं असहज सी स्थिति बन रही थी। अमित शाह ने दिल्ली में बुला के इनको समझाया, डांटा, कहा कि अब आनंद फानन में ये पगड़ी वगड़ी खोलिए, जाइए इसको पगड़ी वगड़ी खोलिए, बाल जो भी है इसको कीजिए। तो अमित शाह के कहने पे प्रशांत किशोर, देखिए हम जैसे छोटे पत्रकारों के 10 चैनल हैं, 10 ऐसे चैनल हैं जहां से खबर आ जाती है। क्यों कहते हैं? अरे ऋषि मिश्रा मतलब कि बिहार से लेकर राजस्थान की सबसे बड़ी खबर ऋषि मिश्रा के पास, और आप छोटे पत्रकार कह रहे हैं। प्रशांत किशोर तो बड़े आदमी हैं, उनके 10 या हजारों सोर्स होंगे। तो ये अमित शाह वाली स्टोरी इनको मालूम हो गई थी, इसलिए वो इस प्रकार के बयान दे रहे थे कि अमित शाह के दरबार में सम्राट चौधरी को फटकार लगा है। तो ये पगड़ी के पीछे अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, न कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के कारण, हाँ नीतीश कुमार तो है ही, नीतीश कुमार, लेकिन वो तो देखिए गठबंधन में कहीं यहाँ तक बोला था टीवी चैनलों के इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार ने अंतिम बार राजनीतिक गठबंधन नहीं बदला है, अंतिम बार विपक्ष परिवर्तन कहे हम लोग अपनी भाषा में, तो नहीं कराया है, अभी और होगा, आगे भी होगा। फिर अभी उन्होंने तो काफी पहले कर दिया था। अभी अरे मोदी अमित शाह को, नीतीश कुमार को खुश करके रखना है भाई, इनके बलबूते सरकार है केंद्र की। और नीतीश कुमार का चंद्रबाबू नायडू से कितना पटता है आप जानते हैं। दोनों का एक नेचर है, अपना एक स्टाइल है, एक दूसरे को पसंद करते हैं और समय नहीं लगेगा दोनों को कोऑर्डिनेट करने में, सरकार गिराने में। तो नीतीश कुमार को असहज नहीं रह सकते हैं किसी भी हालात में। आप देख लीजिएगा, आज मैं कह रहा हूं 2-3 बातें ऐसे कह के जा रहा हूं जो आप बाद में हमें कहिएगा कि ऋषि जी ने कहा था। बीजेपी के तुलना में जेडीयू अधिक सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है, और यदि तुलनात्मक देखें तो उन मजबूत सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है जहां जेडीयू कंफर्ट पोजीशन में होंगी। और नीतीश कुमार के चुनाव किस गठबंधन में लड़ेगी, किस गठबंधन में लड़ेगी, सवाल ये है ना कि कितने दिन तक यहाँ जमे हुए हैं। चुप्पी तो हो गई है दोनों तरफ से। अब ये नहीं कहूंगा मैं, ये दर्शकों को फैसला लेने दे। आप नहीं कह रहे हैं, आप कहेंगे तो आपका फोन टैप होने लगेगा, आपके फोन में पेगासस घुस जाएगा। इस डर से आप नहीं कह रहे हैं, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम डरे रहते हैं। फोन पे कोई फोन करता है तो मैं पता व्हाट्सएप कॉल करो भैया, पत्रकार है, कब क्या हो जाए। ऋषि जी, बिहार से लेकर राजस्थान तक, दिल्ली तक, तमाम स्टेट के टॉप लीडर के साथ आप फोन पर रहेंगे, और आज के जमाना में आए आपके फोन में पेगासस भी नहीं घुसेगा, पेगासस भी अपने लिए भूया पार्टी ढूंढने आपके फोन में नहीं आएगा, ये कैसे संभव है? ये मत सोचिए जी। बहुत सारी चीजें साफ हो गई इस चर्चा में। ऋषि जी खुलकर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है कि खेला तो होगा। अब खेला की तारीख इतना जरूर है कि 2022 में, जैसे ऋषि मिश्रा जी ने बता दी थी, 9 अगस्त 2022 को खेला होगा, सार्वजनिक रूप से ट्विटर पर कह दिया था। इस बार या तो ऋषि मिश्रा जी ने किसी को प्रॉमिस कर दिया है कि हम तारीख नहीं बताएंगे, या फिर ऋषि मिश्रा जी कहना नहीं चाहते हैं, कुछ सस्पेंस बना के रखना चाहते हैं, कुछ दिनों बाद कहेंगे। चलिए, इनकी भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। या फिर पेगासस से डर रहे होंगे कि कहीं फोन में घुस न जाए। जो भी हो, फोन पर नहीं, आमने सामने ही ऋषि जी से पूछेंगे कि बताइए क्या हुआ, तब आपके सामने भी
दर्शकों के बीच भी इस बार इस राज का खुलासा होगा, किस तारीख को, किस दिन, किस महीने में खेल होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने बिहार की परिस्थितियों पर तमाम बातों को सामने रखा। नमस्कार।